नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वैरियर ड्रीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाई चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी में हम लोग हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण जो होता है वो सभी कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कक्षा 9वां हो, चाहे 10वां हो, चाहे 11वां हो या 12वां हो। सभी में हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सभी परीक्षाओं में 50 नंबर का केवल हिंदी व्याकरण से पूछा जा रहा है। इसीलिए हम लोग एग्जाम स्पेशल हिंदी व्याकरण को सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ शारदे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण स्टार्ट करने का जा रहे हैं, जिसका आज पार्ट 1 होने वाला है। तो हिंदी व्याकरण को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण को। आज के क्लास में, आज के पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। तो इसको हम लोग आज के पार्ट में देखेंगे। तो यह जो हिंदी व्याकरण आया, ये सभी कक्षाओं के लिए है। यह सभी कक्षाओं के लिए है, सभी वर्ग के लिए। इसको आप लोग सभी वर्ग के दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। यह चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो या 12th हो, सभी कक्षाओं में इसका कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ये हिंदी व्याकरण जो होता है सभी कक्षाओं में सेम होता है। इसी कारण यह क्लास आप लोग सभी कक्षाओं के दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस क्लास को सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है हिंदी। तो पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदी क्या है। पहले तो हम लोग जानेंगे कि हिंदी क्या है। हिंदी व्याकरण, तो सबसे पहले हम लोग को सुनने को मिला कि हिंदी। तो हिंदी क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। हिंदी क्या है, आखिर हिंद शब्द, जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया, तो उसको हम लोग जानेंगे। तो हिंदी जो शब्द है वो शब्द कहाँ से आया। एक प्रश्न उठता है कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। यह एक आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हिंदी जो शब्द है वो कहाँ से आया। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। उसका उत्तर पहले लिखने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता रहे हैं। हिंदी जो शब्द है वो शब्द आया है ईरान से। ईरान से क्यों आ रहा है, इसको हम लोग अभी आपको समझाते हैं। माफ़ करिएगा, ईरान। हिंदी जो शब्द है वो ईरान से आया है। ईरान से ही कैसे आया, इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए, यह हो गया देश, ईरान हो गया, यह ईरान हो गया, यह ईरान हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, यह ईरान हो गया। ईरान के जो लोग होते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, इसको और थोड़ा विस्तार कर देते हैं। ईरान के जो लोग होते हैं वह भाषा यूज करते हैं फारसी। ईरान में लोग फारसी बोलते हैं। ईरान के जो लोग होते हैं वह फारसी भाषा बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ईरान के लोग फारसी बोलते हैं। और जो यह देश हो गया ईरान, और यहाँ के लोग बोलते हैं फारसी। अब ईरान के पश्चिम में एक नदी है। ईरान के बगल में एक नदी बहता है, जिसको हम वहाँ पर नदी का नाम है सिंधु। ईरान के पश्चिम से एक नदी बहता है जिसका नाम है सिंधु। तो फारसी भाषा में क्या होता है, ईरान के जो लोग होते हैं वहाँ फारसी भाषा में क्या होता है, फारसी भाषा में वहाँ पे लोग स को ह पढ़ते हैं, ठीक है। प और फ को वहाँ पे प ही पढ़ा जाता है। प और फ को वहाँ पे प ही पढ़ा जाता है। वैसे ही ट और थ को वहाँ पे ट ही पढ़ा जाता है। ये सब उदाहरण है। फारसी भाषा में क्या होता है, फारसी भाषा में होता है कि जैसे जहाँ स लिखा है उसको वो लोग ह पढ़ते हैं, जहाँ प लिखा है या फ लिखा है उसको लोग प पढ़ते हैं। या तो वह ट हो या ट लिखा हो तो वो लोग पढ़ेंगे ट ही। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ईरान के लोग फारसी भाषा बोलते थे। तो फारसी में देखिए प या फ हो तो इसको वो लोग प ही पढ़ते, तो इसको फारसी या
पारसी भी हम लोग बोल सकते थे। वो लोग पारसी ही बोलते थे, लेकिन हम लोग फारसी बोलते हैं। फारसी को वो लोग पारसी ही बोलते थे, क्योंकि वो लोग प और फ दोनों को प ही पढ़ते थे। ठीक उसी प्रकार स को वो लोग ह पढ़ते थे। तो ये जो नदी था सिंधु, उसको वो लोग पढ़ते थे सिंधु को वो लोग पढ़ते थे, सिंधु को वो लोग पढ़ते थे सिंधु। सिंधु नदी, माफ़ करिएगा, सिंधु नहीं, सिंधु नदी बहता था। सिंधु नदी बहता था, सिंधु। तो सिंधु नदी को वो लोग पढ़ते थे हिंदू नदी, हिंदू नदी, क्योंकि वो लोग स को ह पढ़ते थे। यहाँ पे देखिए, स को वो लोग ह पढ़ते थे, इसी कारण वो लोग सिंधु को हिंदू पढ़ते थे। जो ईरान या देश हो गया, ईरान में लोग फारसी को ईरान जो देश है वहाँ पे फारसी भाषा बोला जाता था। तो फारसी में सिंधु को हिंदू बोला जाता था, हिंदू बोला जाता था। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यह जो सिंधु नदी हो गया, इसके पश्चिम में माफ़ करिएगा, यहाँ पे ठीक से लिखते हैं, इसके पश्चिम में एक देश है, इसके पश्चिम में एक देश था। तो यहाँ के लोग, यहाँ इस नदी को वो लोग हिंदू बोल रहे हैं। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो हिंदू, इस नदी का नाम हिंदू था, इसी कारण इस देश को फारसी, ईरान के लोग इस देश के, देखिए यहाँ सिंधु नदी के पश्चिम में एक देश था जिसे ईरान के लोग हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तान कहते थे। हिंदू नदी होने के कारण इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान क्या है उसको आप लोग समझिए। हिंदुस्तान क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया यह देश, जो सिंधु नदी के बगल का जो देश था उसे वो लोग हिंदुस्तान बोलते थे। तो हिंदुस्तान क्या हो गया? यहाँ पे हिंदुस्तान क्या हो गया? हिंदुस्तान क्या हो गया? हिंद का देश, हिंदुस्तान यहाँ पे हो गया हिंद का देश। और यहाँ पे हिंदी क्या हो गया? यहाँ पे हिंदी हो गया। हिंदी का यहाँ क्या तात्पर्य निकला? हिंदी जो हो गया, हिंदी हो गया हिंद की भाषा, हिंद की भाषा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा कहाँ से आया। तो हिंदी भाषा हम लोग कह सकते हैं कि वह ईरान से आया। तो ईरान के लोग फारसी बोलते थे, ईरान के बगल से एक नदी बहता था जिसका नाम था सिंधु। पर वो लोग ईरान के लोग फारसी पढ़ते थे, जिसके कारण वो लोग उस नदी को बोलते थे हिंदू। इस नदी को हिंदू बोलते थे। और इसके पश्चिम में एक देश था जिससे वे लोग हिंदुस्तान के नाम से, चूँकि इसके बगल से हिंदू नदी जाता था, इसी कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो हिंदुस्तान क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया हिंद का देश। और यहाँ पे हिंदी क्या हो गया? हिंदी हो गया हिंद की भाषा। यह जो देश है हिंदू के मतलब इसको हिंदुस्तान या इसको हिंद भी बोलते थे। तो हिंद की भाषा हो गया हिंदी, यहाँ की भाषा हो गया हिंदी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा कहाँ से आया। तो इससे एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है। आप लोग लिख लीजिएगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में कि हिंदी शब्द माफ़ करिएगा, हिंदी शब्द ईरान कह सकते हैं। हिंदी शब्द ईरान या फारसी बोलिए, या इसे आप लोग पारसी बोलिए। ईरान में क्योंकि ईरान में बोला जाता था फारसी, और फारसी को वो लोग पढ़ते थे पारसी। तो हिंदी शब्द ईरान, फारसी या पारसी जो भी आप बोलिए, हिंदी शब्द ईरान से आया। नोट में लिख लीजिएगा कि हिंदी जो शब्द है वह हिंदी शब्द ईरान, फारसी या पारसी भाषा से आया। भाषा यहाँ पे छूट गया, भाषा से आया। तो नोट में इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि हिंदी जो शब्द है वह ईरान से आया। तो ईरान से कैसे आया उसको आप लोग को हम बता दिए। आई होप कि आप लोग हिंदी समझ गए होंगे कि हिंदी क्या है, हिंदी कहाँ से आया। तो चलते हैं इसके आगे हम लोग। हिंदी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं भाषा की ओर।
हिंदी का अर्थ आप लोग समझ गए कि हिंदी क्या है। अब हम लोग चलते हैं भाषा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यह भाषा क्या है, तो सब हम लोग भाषा को समझते हैं। भाषा देखिए भाषा है तो भाषा को हम लोग समझते हैं। तो भाषा क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो भाषा को समझने से पहले इसका भाषा की कौन शब्द से आया उसको हम लोग समझते हैं। भाषा जो है वो भाष शब्द से आया। भाष धातु का रूप है भाषा। भाष जो शब्द है ना, भाष एक संस्कृत शब्द है। भाष यह जो शब्द है वह संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द है भाष जो है यह संस्कृत शब्द है। तो भाष धातु यह एक धातु रूप है। संस्कृत में जो भी रूप होता है, जो भी शब्द होता है वह धातु रूप होता है। तो यह भाष धातु जो है ना, ये भाष धातु से भाषा आया। तो भाष का अर्थ क्या होता है, पहले तो आप लोग यह संस्कृत वर्ड है। भाष जो है यह संस्कृत शब्द है। तो भाष का अर्थ क्या होता है उसको आप लोग समझिए। भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। भाष का अर्थ होता है प्रकट करना, या तो मतलब कि प्रकट करना मतलब कि दिखाना। तो क्या प्रकट करता है, प्रकट हम लोग क्या करते हैं, प्रकट करते हैं हम लोग अपने अर्थ या विचार। किसी के सामने हम लोग अर्थ या विचार प्रकट करते हैं। तो इससे भाषा का हम लोग परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। परिभाषा या आप लोग समझ रहे होंगे कि भाषा जो है वो भाष शब्द से आया। भाष एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। तो क्या प्रकट किया जाता है, अर्थ या विचार। तो इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि भाषा के माध्यम से हम अपने अर्थ या विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग भाषा का जान लीजिए कि भाषा का परिभाषा क्या होता है। कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने अर्थ या विचारों को किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग भाषा समझ गए होंगे कि भाषा क्या है। भाषा जो है शब्द भाषा जो आया, भाषा कहाँ से आया, तो भाषा जो आया वो भाष शब्द से आया। तो भाष जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ हो जाता है प्रकट करना। तो प्रकट हम लोग क्या करते हैं, अर्थ या विचार। तो इसी कारण इसका परिभाषा हो जाता है इसका कि भाषा के माध्यम से हम अपने अर्थ या विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने अर्थ या विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो यह एक परिभाषा हो गया। या में आप लोग एक और परिभाषा लिख लीजिएगा। या में आप एक और भाषा लिख लीजिएगा कि भाषा अपने अर्थ या विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। भाषा को आप लोग परिभाषा देख लिए कि भाषा के माध्यम से हम अपने अर्थ या विचारों को प्रकट कर सकते हैं। एक परिभाषा यह हो गया। या दूसरा परिभाषा आप लोग यह भी याद कर सकते हैं कि भाषा अपने अर्थ या विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। मतलब कि भाषा के माध्यम से हम अपने अर्थ या विचार को प्रकट कर सकते हैं। इस दोनों परिभाषा का अर्थ वही निकलता है। तो आई होप कि आप लोग भाषा समझ गए होंगे कि भाषा शब्द आया भाष शब्द से। भाष एक संस्कृत शब्द है। भाष का अर्थ हो जाता है प्रकट करना। प्रकट हम लोग क्या करते हैं, अर्थ या विचार। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं। भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, 1, 2 और एक यहाँ 3। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हो जाता है लिखित।
पहला होता है लिखित भाषा, पहला होता है लिखित भाषा, दूसरा हो जाता है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और तीसरा हो जाता है हमारा, तीसरा हो जाता है सांकेतिक, सांकेतिक भाषा। तो भाषा को आप लोग समझ लिए कि भाषा भाषा के माध्यम से हम अपने अर्थ या विचारों को प्रकट कर सकते हैं। और हम लोग भाषा के प्रकार को देखेंगे तो भाषा के 3 प्रकार हो जाते हैं। पहला होता है लिखित, दूसरा हो जाता है हमारा मौखिक, और तीसरा हमारा हो जाता है सांकेतिक। तो लिखित भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो लिखित भाषा में हम अपने अर्थ या विचारों को, लिखित भाषा में हम अपने अर्थ या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। जब हम अपने अर्थ या विचार को किसी के सामने, मान लीजिए कि हम अपने यहाँ पे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, तो सबसे पहले लिख कर समझा रहे हैं। ये देखिए ये सब भाषा के प्रकार, ये अभी आप लोगों को लिख कर बात है। तो यह हमारा हो गया भाषा, हो गया लिखित भाषा। जब हम अपने अर्थ या विचारों को किसी के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जब मुंह से बोलकर, यानी कि बोलकर किसी के सामने, अभी हम आप लोगों को बोलकर समझा रहे हैं, तो यह हमारा भाषा हो गया। जब हम बोलकर, जबकि बोलकर किसी के सामने, जब कोई भाषा किसी के सामने बोलकर, जब अपने अर्थ या विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने संकेतों के द्वारा, जैसे कि हम यह उंगली उठाएं तो आप लोग समझ गए कि 1, यहाँ पे उंगली उठाएं तो 2 समझ गए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाषा के प्रकार होते हैं, यह उंगली उठा दिए तो आप लोग समझ गए कि यह संकेत है 1, 2, 3, मतलब कि भाषा के 3 प्रकार हैं। तो संकेत के, जब हम अपने अर्थ, जब संकेत के द्वारा हम अपने अर्थ या विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं, जैसे कि आप लोग ट्रैफिक पर चौराहा पे देखे होंगे, ट्रैफिक पुलिस को वो सिग्नल देता है। एम्पायर को आप लोग देखे होंगे, ऐसे सिग्नल देता है तो इसका अर्थ हो जाता है आउट, ऐसे सिग्नल देता है तो उसका अर्थ हो जाता है 6। तो वो अपने संकेत के द्वारा किसी को समझाता है, तो उसके हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा क्या है, जब अपने अर्थ या विचारों को संकेत के द्वारा किसी के सामने प्रकट करता है तो उसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग भाषा के प्रकार को समझ गए होंगे। पहला हो गया लिखित भाषा, दूसरा हो गया मौखिक भाषा, और तीसरा हो गया सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में हम अपने अर्थ या विचार को किसी के सामने लिखकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा में हम लोग अपने अर्थ या विचार को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। और सांकेतिक भाषा में हम अपने अर्थ या विचार को किसी के सामने संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग भाषा समझ गए होंगे और भाषा के प्रकार समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए कि भाषा क्या है और भाषा के प्रकार क्या है। हम लोग हिंदी समझ गए कि हिंदी कहाँ से आया, और हम लोग भाषा समझ गए। अब हम लोग समझ चलते हैं हिंदी भाषा कहाँ से आया। इतना हम लोग समझ गए कि हिंदी क्या है। हिंदी हम लोग समझ लिए कि हिंदी जो है, हिंदी जो शब्द है वह ईरान से आया। हिंदी जो शब्द है वह ईरान से आया। अब भाषा समझ गए। अब हम लोग चलते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा को हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा कहाँ से आया। हिंदी भाषा को हम लोग देखते हैं। अब तो पहले हम लोग हिंदी देख लिए कि हिंदी जो शब्द है वह ईरान से आया। ईरान से कैसे आया आप लोगों को बता दिए। दूसरा बता दिए कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं। अब हम लोग चलते हैं हिंदी भाषा कहाँ से आया। तो हिंदी भाषा कहाँ से आया उसको हम लोग समझते हैं। हिंदी भाषा कहाँ से आया उसका हम लोग उत्तर यहाँ पे देखते हैं। उसको आप लोगों को समझ कर देखना। यह याद करने वाला चीज़ नहीं है, केवल समझने वाला चीज़ है। समझ लीजिएगा, आप किसी को बता सकते हैं। अब यहाँ पे हिंदी भाषा कहाँ से आया उसको हम लोग समझते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि यह इस धरती का सबसे पुराना, मतलब कि विश्व का सबसे पुराना भाषा जो है वह है संस्कृत भाषा। कोई पूछ दे कि सबसे पुराना भाषा कौन है तो वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सबसे पुराना जो भाषा है, इसको आप लोग समझिए कि धरती का सबसे पुराना भाषा जो है वह संस्कृत है। संस्कृत भाषा सबसे पुराना भाषा है। यह वेदों की, मतलब कि रामायण से या महाभारत से ही यह भाषा चलते आ रहा है संस्कृत। तो सबसे पुराना भाषा कोई पूछ दे तो वह संस्कृत है। और हिंदी जो भाषा है वह संस्कृत भाषा से आया है। हिंदी भाषा कहाँ से आया तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से
यहाँ पे संस्कृत भाषा लिख दीजिए। सबसे पुराना भाषा कोई है तो वह संस्कृत भाषा। हिंदी भाषा कहाँ से आया? तो संस्कृत भाषा से। अब हम लोग देखेंगे कि संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा दो प्रकार का है। संस्कृत भाषा जो है हमारा वह दो प्रकार का है। पहला है वैदिक संस्कृत, माफ़ करिएगा डी के इधर से होगा, वैदिक संस्कृत, और दूसरा हो जाता है हमारा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत संस्कृत जो है वह दो भागों में बंटा है। संस्कृत जो है वह दो भागों में बंटा है। पहला हो जाता है वैदिक संस्कृत और दूसरा हो जाता है लौकिक संस्कृत। तो कक्षा 10वां में हम लोग संस्कृत जो पढ़ते हैं उसमें हम लोग लौकिक संस्कृत को पढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत में 5 लकार को पढ़ना होता है। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, वृद्धि लिंग लकार। ये सभी लकार को हम लोग लौकिक संस्कृत के अंदर पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत वेद को पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है। वैदिक संस्कृत ऋषि मुनि पढ़ते हैं। हम लोग लौकिक संस्कृत को कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संस्कृत दो प्रकार का होता है। पहला होता है वैदिक संस्कृत और दूसरा होता है लौकिक संस्कृत। अभी हम लोग हिंदी भाषा के कहाँ से आया उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो पहले तो हमारा संस्कृत आ गया। संस्कृत में हमारा दो भाषा आ गया, एक वैदिक संस्कृत आ जाता है और दूसरा आता है लौकिक संस्कृत। संस्कृत भाषा के बाद एक सब भाषा आया जिसको हम लोग पाली भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा के बाद एक भाषा आया जिसको हम लोग पाली भाषा कहते हैं। पाली भाषा के बाद फिर भाषा आया उसको हम लोग कहते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा। संस्कृत भाषा के बाद आया पाली भाषा, पाली भाषा के बाद आया प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद आया उपभ्रंश भाषा, माफ़ करिएगा उपभ्रंश भाषा। प्राकृत भाषा के बाद आया उपभ्रंश भाषा, उपभ्रंश भाषा के बाद आ गया हिंदी। तो हिंदी भी 3 प्रकार का आया। पहला आया प्रारंभिक हिंदी भाषा, प्रारंभिक हिंदी भाषा। फिर आया हमारा मध्यकालीन हिंदी भाषा, मध्यकालीन हिंदी भाषा। अब अभी हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है आधुनिक हिंदी भाषा। तो आई होप कि आप लोग हिंदी भाषा के अभी आप लोग इसको फिर से समझते हैं कि हिंदी भाषा कहाँ से आया। हम लोग हिंदी को समझ लिए कि हिंदी जो शब्द है वह कहाँ से आया। हिंदी जो सबसे पहले हम लोग देखें कि हिंदी जो शब्द है वह ईरान से आया। ईरान से कैसे आया उसको हम लोग आप लोग को समझा दिए। फिर हम लोग भाषा देखें कि भाषा क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। फिर एक वर्ड आता है कि हिंदी भाषा क्या होता है। तो हिंदी भाषा जो है वह कहाँ से आया? तो हिंदी भाषा आया संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत सबसे पुराना भाषा है। तो हिंदी भाषा कोई पूछ दे कि हिंदी भाषा कहाँ से आया तो कहिएगा संस्कृत से। तो संस्कृत हमारा 2 प्रकार का होता है, एक वैदिक संस्कृत होता है, एक लौकिक संस्कृत होता है। वैदिक संस्कृत को ऋषि मुनि पढ़ते हैं। इसमें वेद के अध्ययन के लिए हम लोग वैदिक संस्कृत को पढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे हम लोग लौकिक संस्कृत को पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के बाद पहला भाषा आया पाली भाषा, फिर आया प्राकृत भाषा। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आया, प्राकृत भाषा के बाद आया उपभ्रंश भाषा, उपभ्रंश भाषा के बाद आया प्रारंभिक हिंदी भाषा, फिर आया मध्यकालीन हिंदी भाषा और फिर आया आधुनिक हिंदी भाषा। तो अभी आप लोग समझिए कि संस्कृत भाषा भी वैदिक संस्कृत कब तक चला। तो वैदिक संस्कृत जो है ना, इसको आप लोग समझिएगा। वैदिक संस्कृत 1500 से 1000 BC तक चला। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 1500 BC से 1000 BC तक वैदिक संस्कृत बोला गया, वैदिक संस्कृत बोला गया। फिर 1000 से 500 BC तक 1000 से 500 BC तक लौकिक संस्कृत बोला गया। 1000 से 500 BC तक लौकिक संस्कृत बोला गया। 1500 BC से 1000 BC तक वैदिक संस्कृत बोला गया। फिर पाली भाषा कब तक बोला गया? तो पाली भाषा जो है 500 से लेकर 1 BC तक बोला गया। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। जिस समय से हमारा जो डेट चालू हुआ गिनना, अभी 2025 ईस्वी चल रहा है, तो 2025 साल से पहले 500 साल
2500 साल से पहले, 500 साल पहले, मतलब कि आज से 3000 साल पहले पाली भाषा बोली जाती थी। तो 500 से लेकर 1 BC तक हमारा पाली भाषा बोला गया। फिर हमारा 1 से लेकर 500 AC का मतलब हो जाता है हमारा आफ्टर क्राइस्ट। AC का मतलब हो जाता है आफ्टर क्राइस्ट, BC का हो जाता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब कि गिनती शुरू होने से पहले, मतलब कि दिन की गणना होने से पहले को हम लोग BC कहते हैं। और जिस दिन से ईसा मसीह के जन्म के दिन से हम लोग गिनती शुरू किए तो उसे हम लोग AC कहते हैं। तो 1 से लेकर 500 साल, अभी हमारा चल रहा है 2025, यानी कि आज से 2000 साल पहले प्राकृत भाषा बोली जाती थी। तो 1 से लेकर 500 AC तक प्राकृत भाषा बोली जाती थी, और 500 से लेकर 1000 तक, 1000 AC तक, 500 से लेकर 1000 AC तक उपभ्रंश भाषा बोली जाती थी। फिर यहाँ पर 1000 से लेकर 1500, 1000 से लेकर 1500 AC तक, 1000 से लेकर 1500 AC तक प्रारंभिक हिंदी भाषा बोला गया। पहले देखिए वैदिक संस्कृत बोला गया 1500 से लेकर 1000 BC तक। फिर लौकिक संस्कृत 1000 से 500 BC तक बोला गया। पाली भाषाएं 500 से लेकर 1 BC तक बोला गया। फिर आया हमारा प्राकृत भाषा 1 AC से लेकर 500 AC तक बोला गया। उपभ्रंश भाषा आ गया, तो उपभ्रंश भाषा 500 से लेकर 1000 AC तक बोला गया। फिर आया प्रारंभिक हिंदी भाषा बिफोर BC को हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। BC को हम लोग ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। यहाँ पे समझिएगा BC मतलब हो जाता है ईसा पूर्व, और AC का मतलब हो जाता है ईस्वी। मतलब कि अभी कोई पूछ दे कि क्या चल रहा है, तो अभी चल रहा है 2025 ईस्वी। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। यदि ईसा पूर्व लग गया तो समझिए कि आज से 2025 साल से पहले। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, BC और AC समझ रहे होंगे। BC का अर्थ हो जाता है ईसा पूर्व, और AC का अर्थ हो जाता है ईस्वी। ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और AC का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो प्रारंभिक हिंदी भाषा 1000 AC से 1500 AC तक बोला गया। मध्यकालीन हिंदी भाषा बोला गया 1500 से 1800 AC तक, और 1800 से वर्तमान तक, वर्तमान मतलब कि अभी तक, वर्तमान AC तक बोला जा रहा है आधुनिक हिंदी भाषा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला वैदिक और दूसरा लौकिक। तो वैदिक संस्कृत जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक बोला गया। लौकिक संस्कृत जो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बोला गया। फिर आया हमारा पाली भाषा। तो पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक बोला गया। पाली भाषा के बाद आता है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक बोला गया। फिर आता है उपभ्रंश भाषा। उपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक बोला गया। और उपभ्रंश भाषा के बाद आ जाता है हमारा प्रारंभिक हिंदी भाषा। अब यहाँ से हिंदी भाषा का जन्म स्टार्ट हुआ। तो हिंदी भाषा, प्रारंभिक हिंदी भाषा 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक बोला गया। फिर आ गया मध्यकालीन हिंदी भाषा। मध्यकालीन हिंदी भाषा 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक बोला गया। जो अभी हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं आधुनिक हिंदी भाषा। तो आधुनिक हिंदी भाषा 1800 ईस्वी से लेकर वर्तमान में बोला जा रहा है। तो आई होप कि आप लोग हिंदी भाषा का जन्म समझ गए हों कि हिंदी भाषा कैसे आया। हिंदी भाषा संस्कृत से आया, इसको आप लोग समझ गए हों। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। आई होप कि आप लोग हिंदी भाषा समझ गए होंगे। अब हमारे पास कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। हिंदी भाषा से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे पहला प्रश्न हमारा आ जाता है। सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन कि हिंदी
भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ? इसको हम लोग देखेंगे, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे हिंदी भाषा। एक हो गया कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, वो शब्द है कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, और फिर हिंदी भाषा आ गया। तो हिंदी भाषा कहाँ से आया, उसका जन्म का किस भाषा से हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी साहित्य के माफ़ करिएगा, हिंदी साहित्य के जनक किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य के जनक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा यह हो गया कि हिंदी साहित्य के जनक किसे कहते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कि प्रथम हिंदी कवि कौन है? प्रथम हिंदी कवि कौन है? ठीक है, यह 4 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। तो सबसे पहला हो गया कि हिंदी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ। तो हम आप लोग को बता दिए हैं कि हिंदी जो शब्द है उसका जन्म हुआ ईरान से। ईरान बोलिए या इसे हम लोग फारसी बोलिए आप लोग, या इसको आप लोग पारसी बोलिए। इसको हम आप लोग को बता दिए हैं कि हिंदी ईरान भाषा में फारसी या पारसी बोला जाता है। फिर आता है क्वेश्चन कि हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ। तो इसको हम आप लोग को समझा दिए कि हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ वह संस्कृत भाषा से हुआ। और तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के जनक किसे कहते हैं। यहाँ पे आगे आधुनिक लगा दीजिएगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के, यहाँ पे इसके आगे आधुनिक लगा दीजिए कि आधुनिक। क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। और एक चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया कि प्रथम हिंदी कवि कौन है। तो प्रथम हिंदी कवि कौन है उसको हम लोग देखते हैं कि प्रथम हिंदी कवि जो थे वह सरहपात थे। प्रथम हिंदी कवि सरहपात को नाम सरहपात थे। तो हमारा यह चारों क्वेश्चन आप लोग को याद करना होगा कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। तो हिंदी जो शब्द है वो ईरान से आया। ईरान में फारसी बोला जाता था, तो आप लोग बोल सकते हैं कि फारसी भाषा से आया हिंदी शब्द, और या पारसी भाषा से आया। इन तीनों में से कोई भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसका तीनों में से कोई भी आंसर दीजिएगा तो वो बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन आता है, पहला आप लोग देख लिए, दूसरा आ गया कि हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ। तो संस्कृत भाषा से हुआ। कैसे हुआ हम आप लोगों को समझा दिए। तीसरा है क्वेश्चन कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम हिंदी कवि कौन है, कौन थे, है या थे लिख सकते हैं, यहाँ पे थे भी लिख सकते हैं। तो प्रथम हिंदी कवि सरहपात थे। तो आई होप कि आप लोग 4 क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा फिर से कि जो हमारा भारत है, मतलब कि भारत हमारा जो है, भारत या हिंदुस्तान इसको बोलिए, हिंदुस्तान, भारत या हिंदुस्तान जो बोलिए इसको, अपना जो देश है भारत या हिंदुस्तान, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे भाषा बोली जाती है, माफ़ करिएगा, हिंदी। यहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत या हिंदुस्तान में हम लोग हिंदी भाषा अधिक बोला जाता है। तो भारत या हिंदुस्तान में अधिक भाषा हिंदी बोला जाता है, जिसके कारण भारत का राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नोट में आप लोग लिखिएगा कि भारत का राजभाषा हिंदी है। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि भारत का राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी क्यों है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोला जाता है, जिसके कारण हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया।
हिंदी को भारत का राजभाषा कहते हैं। भारत का राजभाषा हिंदी है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हिंदी भारत का राजभाषा है। हिंदी भारत का राजभाषा है, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि हिंदी भारत का राजभाषा है। हिंदी भारत का राजभाषा है। क्यों है आप लोग को हम समझा दिए कि भारत या हिंदुस्तान में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, जिसके कारण भारत का राजभाषा भारत का राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कब घोषित किया गया, तो इसका जवाब आप लोग लिखिएगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया, जिसके कारण आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी को राजभाषा घोषित क्यों किया गया, क्योंकि सबसे अधिक भारत में हिंदी को बोला जाता है। इसी कारण हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया। अब कब घोषित किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया। तो इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी कारण 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि भारत का राजभाषा हिंदी है। भारत का राजभाषा हिंदी को कब घोषित किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया, जिसके कारण हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को बनाते हैं। तो आई होप कि आप लोग इन तीनों पॉइंटों को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक आप लोगों से प्रश्न है कि भारत को हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया। एक होता है राजभाषा और एक होता है राष्ट्रभाषा। तो एक होता है राजभाषा और एक होता है राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा उसे कहते हैं जहाँ पे राजभाषा अधिक बोला जाता है। जो इस देश में सबसे अधिक जो भाषा बोला जाता है वहाँ का वो राजभाषा होता है। जैसे कि भारत में सबसे अधिक हिंदी बोला जाता है, तो हिंदी को भारत का राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं कि जहाँ पे सभी काम केवल उसी भाषा में होगा, सभी काम वहाँ पे उसी भाषा में होगा। जैसे कि इंग्लैंड में इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लैंड में इंग्लिश बोला जाता है, तो इंग्लैंड का राष्ट्रभाषा हो गया इंग्लिश। लेकिन यहाँ भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। भारत का राष्ट्रभाषा अभी तक कुछ नहीं है। भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसमें सारा काम धाम उसी भाषा में हो, मतलब कि राष्ट्र का जितना भी काम हो वह केवल उसी भाषा में हो। तो यहाँ पे हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, हिंदी को भारत का राजभाषा कहा गया है। राजभाषा उसे कहते हैं जिस देश में जिस भाषा को अधिक बोला जाए उसे हम लोग उस देश का राजभाषा कहते हैं। तो हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो कि जिस देश में केवल उसी भाषा का सम्मान हो। तो भारत में केवल हिंदी का सम्मान नहीं होता है। होप कि आप लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा समझ गए होंगे। तो भारत में केवल हिंदी का ही सम्मान नहीं है। भारत के संविधान में 22 भाषा का जिक्र किया गया है।
हिंदी भारत के संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। यहाँ पे हिंदी के अलावे 21 भाषा भी भारत के संविधान में है, जिसमें कोई भी काम किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रभाषा का मतलब हो जाता है कि केवल उसी भाषा में काम हो। इसी कारण भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। भारत का राजभाषा हिंदी है और राष्ट्रभाषा भारत का कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि आप लोग हिंदी समझ गए कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ, हिंदी का अर्थ, हिंदी शब्द कहाँ से आया। दूसरा आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा क्या है। तीसरा आप लोग को हम समझा दिए माफ़ करिएगा। तीसरा आप लोग को हम समझा दिए कि हिंदी भाषा कहाँ से आया। अब हम लोग चलते हैं लिपि की ओर। लिपि, तो एक लिपि क्या है उसको आप लोग समझिए। लिपि क्या है उसको आप लोग समझिए। तो लिपि क्या है उसको आप लोग समझिए। लिपि की परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिपि के परिभाषा को देखते हैं। तो लिपि का परिभाषा हमारा हो जाता है कि किसी भी शब्द के लिखने में जो चिन्ह का किसी भी शब्द को लिखने में जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसी भी शब्द को लिखने में जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसी चिन्ह को लिपि कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि लिपि क्या है। तो लिपि का परिभाषा हो जाता है कि किसी भी शब्द को लिखने में जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं चिन्ह को लिपि कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग लिपि समझ गए होंगे। लिपि का एक दूसरा परिभाषा भी हो जाएगा, या में आप लोग लिखिएगा। या में एक हो जाता है कि वर्ण संकेत को लिपि कहते हैं। यह हो गया वर्ण संकेत, मतलब कि किसी भी वर्ण को लिखने में जो संकेत का प्रयोग करते हैं, उसी को लिपि कहते हैं। तो यहाँ में एक और परिभाषा हो गया कि वर्ण संकेत को लिपि कहते हैं। या आप लोग इससे समझिए कि किसी भी शब्द को लिखने में जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसी भी हम लोग शब्द को लिखते हैं तो उसमें कुछ चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। या एक इसका दूसरा परिभाषा हो गया कि वर्ण संकेत को लिपि कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा हो जाएगा कि किसी भी भाषा के लिखने के ढंग, माफ इतना ही रहने दीजिए, केवल आप लोग समझिए। इसका हम लोग लिखेंगे किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग तरीके को लिपि कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा हो जाए कि सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पे में आप लोग लिख दीजिए कि सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग होता है। उन्हीं विशेष चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं विशेष चिन्हों को लिपि कहते हैं। तीनों का अर्थ वही है कि किसी भी भाषा को या शब्द को लिखने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग होता है, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं।
या वर्ण संकेत को लिपि कहते हैं, मतलब कि वर्ण को लिखने में जो संकेत का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। या सभी भाषाओं के लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम लोग लिपि कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग लिपि का परिभाषा इसमें से जो आपको अच्छा लगे वह याद कर लीजिए। तो लिपि आप लोग समझ गए होंगे कि लिपि क्या होता है। तो एक अब आता है कि कौन लिपि कौन भाषा में लिखा जाता है, किस भाषा को किस लिपि से किस संबंध है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा भाषा आ जाता है हिंदी। हिंदी जो भाषा है हिंदी, वह किस लिपि में लिखा जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ भाषा है, यह हो गया हमारा भाषा हिंदी भाषा, और यह हो गया देवनागरी लिपि। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा कि हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो इसी प्रकार हम कुछ भाषा लिख देते हैं और उसका कुछ लिपि लिख देते हैं। एक तरफ हम लोग भाषा लिख देते हैं, इस तरफ भाषा, और इस तरफ हम लोग लिख देते हैं लिपि। तो पहले हमारा आ जाता है भाषा। तो भाषा में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संस्कृत, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, नेपाली, गुजराती, मराठी, इन सभी का भाषा, इन सभी का लिपि है देवनागरी। देवनागरी जितने भी भाषा हैं संस्कृत, हिंदी, नेपाली, गुजराती, मराठी, इन सभी भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो यह पहला आप लोग समझ गए कि संस्कृत, हिंदी, नेपाली, गुजराती, मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। दूसरा हमारा आ जाता है उर्दू। उर्दू, तो उर्दू को लिखा जाता है, उर्दू होता है मुस्लिम का एक भाषा है, उर्दू को मुस्लिम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उर्दू का भाषा हो जाता है, उर्दू भाषा हो गया, उर्दू का लिपि हो जाता है, उर्दू का हो जाता है लिपि फारसी। उर्दू जो भाषा है उसको फारसी लिपि में पढ़ा, उसको फारसी लिपि में पढ़ा जाता है। और तीसरा हो जाता है अंग्रेजी। अंग्रेजी, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी बोले तो इसको हम लोग इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश। तो इंग्लिश को हम, अंग्रेजी को हम लोग रोमन भाषा में, रोमन भाषा में अंग्रेजी को हम लोग लिखते हैं। तो पहला हो गया कि संस्कृत, हिंदी, नेपाली, गुजराती, मराठी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। दूसरा उर्दू को हम लोग फारसी में लिखते हैं। तीसरा अंग्रेजी को हम लोग रोमन में लिखते हैं। और चौथा हो जाता है एक हमारा पंजाबी। पंजाबी, तो पंजाबी को हम लोग, पंजाबी भाषा को हम लोग गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। तो आई होप कि आप लोग इन चारों लिपियों को याद कर लेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पूछ देगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी। उसी प्रकार पूछ देगा संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी। उर्दू भाषा का लिपि फारसी, अंग्रेजी भाषा का लिपि रोमन, पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी। तो आई होप कि आप लोग इन चारों लिपियों को समझ गए होंगे। और इन लिपियों में कौन कौन से भाषा लिखे जाते हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। लिपि को आप लोग समझ गए होंगे। और हम लोग चलते हैं व्याकरण की ओर। एक लास्ट टॉपिक हमारा है कि व्याकरण क्या है। हम लोग हिंदी समझ लिए कि हिंदी शब्द क्या है। फिर हम लोग भाषा समझ लिए कि भाषा क्या है, भाषा के प्रकार हम लोग देख लिए। फिर हम लोग हिंदी भाषा का जन्म देख लिए कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ। फिर हम लोग लिपि देख लिए। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बच्चा है व्याकरण। व्याकरण देखते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण, तो व्याकरण को आप लोग समझिए, माफ़ करिएगा, व्याकरण को आप लोग समझिए। व्याकरण का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। व्याकरण का परिभाषा लिखेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है।
है। मतलब कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके सहायता से हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो व्याकरण का एक परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। आई होप कि आप लोग व्याकरण को समझ गए होंगे। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे व्याकरण के भाग। व्याकरण के कितने भाग हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो व्याकरण के ऐसे तो कई भाग हैं, पर हम लोगों को 5 भाग ही पढ़ना है। तो व्याकरण का पहला भाग हो जाता है वर्ण विचार। माफ़ करिएगा, पहला हो जाता है वर्ण विचार। पहला हो गया वर्ण विचार। दूसरा हो जाता है हमारा शब्द विचार। तीसरा हो जाता है वाक्य विचार। चौथा हो जाता है हमारा, पहला हो गया वर्ण विचार, दूसरा हो गया शब्द विचार, तीसरा हो गया वाक्य विचार, चौथा हो गया चिन्ह विचार और पांचवा हमारा हो जाता है छंद विचार। तो व्याकरण के भाग हो गए। व्याकरण के ऐसे तो कई भाग हैं, पर हम लोगों को पांच भाग ही पढ़ना है। पहला हो गया वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोग समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे शब्द विचार में, देखेंगे कि शब्द क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे वाक्य विचार में वाक्य क्या होता है। उसी प्रकार चिन्ह विचार, फिर छंद विचार हम लोग देखेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग समझ लिए कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, और हिंदी भाषा के हम लोग जन्म को हम लोग समझ लिए कि हिंदी भाषा कहाँ से आया। तो पार्ट 1 में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप लोग पार्ट 1 को समझे होंगे। यदि आप लोग मुझसे थोड़ा बहुत भी कुछ सीखे हो तो इस क्लास को शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम ऐसे वीडियो आप लोगों के सामने ला सकते हैं या नहीं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।